बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है, एक छोटा सा आर्टिकल है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं, उसके आज एक सोर्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता है द कंपाउंड्स ऑफ लाइफ, बिकॉज दे फॉर्म द बेस ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ की बेस बनाते हैं। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक है। और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन किन कंपाउंड्स की वजह से हो रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इसी तरह लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हमारी जो लाइफ है उसका वजूद है। अगर इनमें से एक केमिकल रिएक्शन भी रुक जाए तो हमारी लाइफ को फुल स्टॉप लग जाए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द कंपाउंड्स ऑफ लाइफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो स्लो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में एक बात आ सकती है तो कि अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो हैं तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही स्लो होगा। हालांकि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बहुत तेज़ी से हो रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, लेकिन हो बहुत तेज़ी से रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिक रिएक्शन को तो स्लो रखा है, लेकिन उनको तेज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने बायो कैटलिस्ट बनाए हैं जिसको हम कहते हैं इंजाइम्स। तो इंजाइम बेसिकली वो बायो कैटलिस्ट हैं जिन्होंने उन ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देना है, जिसकी वजह से हमारी जो रैपिडनेस है, अगर हम सिर्फ नर्व इम्पल्स की बात करें तो नर्व इम्पल्स जो हमारी पूरी बॉडी को मैसेज प्रोवाइड करती है उसकी जो स्पीड है वो 120 मीटर पर सेकंड है। अब ये जो नर्व इम्पल्स मूव कर रही है इसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक हैं। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हम कहते हैं एक तरफ तो स्लो है, तो इतना रैपिड काम कैसे हो रहा है? ड्यू टू द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की वजह से तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो लाइफ को चलाने के जितने भी केमिकल रिएक्शन है दे अगर रैपिडली बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। उनको तेज़ी से खुद जो केमिकल रिएक्शन की जो नेचर है वो तो स्लो है, लेकिन बायो कैटलिस्ट जो एंजाइम है उन केमिकल रिएक्शन को तेज़ करें। तो पहली जो चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी वजह से लाइफ को वजूद मिला है। दूसरी चीज़, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनमें मेजर जो ज़रूरियात हैं जैसे फूड है, मेडिसिन है, क्लॉथिंग है, इवन जो कपड़ा मैं पहन रहा हूँ ये जिस धागे से बना है वो धागा सेलुलोज से मिलके बना है, वो धागा कॉटन से मिलके बना है। यानी कॉटन से धागे बनते हैं, उसके बाद उन धागों से कपड़े बनते हैं। अब वो जो कॉटन है वो प्योर सेलुलोज है। सेलुलोज के ऑर्गेनिक कंपाउंड। काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो ऑर्गेनिक हैं। हमारा फूड टोटली क्या है? ऑर्गेनिक है। तो हमारी जो लाइफ है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ कम हो जाए दुनिया से तो लाइफ का सर्वाइवल, ख़ास तौर पे ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो उसके लेकिन साइंटिस्ट ने ये दो चीज़ें तो बाय नेचर मिली हैं ह्यूमंस को, लेकिन जो सिंथेटिक कंपाउंड है वो साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से इन चीज़ों को हासिल किया है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले तो हम कहते थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के तरीके को डिस्कवर किया तो उनको बुनियाद बना के ये सारी चीज़ें अब लेबॉर्ट्री में तैयार हो रही। रबड़ पहले प्लांट से हासिल होती थी, आजकल सिंथेटिक। मेडिसन्स जैसे पेनिसिलिन पहले फंजाई से हासिल हुई है, आजकल उसकी मॉडिफिकेशन एम्पिसिलिन, इमॉक्सिसिलिन, ये सारी मेडिसिन लेबॉर्ट्री में बनाई जा रही हैं। काफ़ी सारे पेंट्स, वार्निशेस, डाइज, जो रंग हैं
इसी तरह टेक्सटाइल फाइबर, आपने देखा होगा काफ़ी सारी चटाइयाँ जो प्लास्टिक की बनी होती है, पहले हम इस्तेमाल करते थे खजूर के पत्ते, लेकिन आजकल वो प्लास्टिक की इस्तेमाल हो रही हैं। फर्टिलाइज़र्स, पहले इंसान गोबर वगैरह इस्तेमाल करता था, अब जितनी ज़्यादा फूड प्रोडक्शन चाहिए उतना ज़्यादा तो गोबर वगैरह या फिर जो फजलात हैं वो जानवरों की वो इस्तेमाल करता था। लेकिन आजकल इंसान ने सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बनाया है जिनकी वजह से उनका जो यूज़ है वो कम हो गया है। कॉस्मेटिक, पेस्टिसाइड्स, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नेचर से हासिल होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आबादी बढ़ रही है तो नेचुरल रिजर्वाइज आर इनसफिशेंट फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो ये सारी की सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे डिपेंडेंस को कम करती हैं। यानी अब लेबॉर्ट्री के अंदर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे हमारी जो यूजेज है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कम से कम हो गया। अदरवाइज़ हमें हर चीज़ के लिए प्लांट को मारना पड़ता था, प्लांट को काटना पड़ता था, एनिमल्स को मारना पड़ता था। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या है, यानी हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं। तो आपके बुक में 3 बड़े सोर्सेज को डिस्कस किया गया है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। तो ये फॉसिल फ्यूल से, तो फ्यूल कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। फॉसिल्स क्या होते हैं, आज से अरबों खरबों साल पहले जो प्लांट और एनिमल जो ज़मीन में दफन हुए उनके जो बकिया जात हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट, इनको फॉसिल्स कहा जाता है। और ये जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं वो जब ज़मीन के अंदर दफन हुई तो वहाँ काफ़ी सारे बैक्टीरियल एक्शंस की वजह से, काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हुए, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। तो इनको जो एनिमल बॉडी की डिकम्पोजिशन या डिके की वजह से बने हैं इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो ये वास्ट रिजर्वायर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे बहुत सारे इस वक्त दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो रहे हैं। उसकी डिटेल हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेशन कैसे हुई है इन फॉसिल फ्यूल की, डिके ऑफ डेड बॉडी ऑफ प्लांट एनिमल, जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे प्लांट और एनिमल, उनकी जो बॉडी है वो जब डेड हो गई फिर उनके ऊपर जो केमिकल रिएक्शन हुए उसकी वजह से ये फॉसिल फ्यूल बने। तो आज उन फॉसिल फ्यूल में से हमने एक फॉसिल फ्यूल को डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं कोल, या उर्दू में इसको हम क्या कहेंगे, कोयला। तो सबसे पहले कोल चूँकि फॉसिल फ्यूल्स है इस वजह से इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तकरीबन हमारे पास जो आज से तकरीबन 50 करोड़ साल पहले जो प्लांट दुनिया के अंदर मौजूद थे, जब उनकी डेथ हुई तो डेथ होने के बाद वो ज़मीन के अंदर बरीड, दफन हो गए। तो उन प्लांट की जो बॉडी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन से कोल में कन्वर्ट हुई। कैसे कन्वर्ट हुई इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने कि जो प्लांट 50 करोड़ साल पहले ज़मीन में दफन हो, बरीड इनसाइड, बरीड का मतलब दफन होना, इनसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन। और ये ज़्यादातर एनएरोबिक बैक्टीरिया थे जिन्होंने उनकी बॉडी को जब डिकम्पोज किया और काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन हुए तो ये जो इनकी बॉडी है वो पीट में कन्वर्ट हो गई। ये पहला स्टेप है कोल फॉर्मेशन का। कोल फॉर्मेशन पहला स्टेप है कोल फॉर्मेशन का। उसके बाद हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड, ये मेथड ये कहता है कि जो ज़मीन के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म दफन हुए तो उनकी लेयर्स बनती जा रही हैं। जो पुराने ऑर्गेनिज़म थे वो हो सकता है शुरू में वो क्रस्ट यानी सरफेस के बिल्कुल नीचे हों, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके ऊपर मज़ीद लेयर बनती हैं, वो नीचे चले जाते हैं, फिर और मज़ीद लेयर बनती है और नीचे चले जाते हैं, फिर और लेयर बनती है और नीचे चले जाते हैं, और लेयर बनती है और नीचे चले जाते हैं, और लेयर बनती है और नीचे चले जाते हैं। तो ये जो लेयर्स का बनना है ज़मीन के अंदर, तो इसको स्टडी करना हम कहते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन का मतलब है लेयर्स का बनना। तो जो शुरू में लेयर्स बनी थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे जा रही है, और जाहिर बात है जितनी ज़्यादा इसके ऊपर लेयर्स बनेंगी इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, और जितना ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन जो है वो सूरज का
टुकड़ा थी, फिर एक धमाका हुआ, सूरज से छोटे छोटे टुकड़े अलहदा हुए, वो घूमना शुरू हुए। फिर जो ज़मीन है वो भी उन टुकड़ों में से एक था। शुरू में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कवरिंग ठंडी होगी, लाइफ के लिए वो फिजिबल होगी। लेकिन जो सेंटर ऑफ द अर्थ आज भी है वो मोल्टन स्टेट में है, कि वो इतना गर्म है कि वहाँ जो सॉलिड चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पे पिघल के प्लाज्मा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब शुरू में दफन होते हैं तो उन प्लांट में जो वुड होती है, या आप कह सकते हैं काफ़ी सारे जो कंपोनेंट है, वो बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से पीट में कन्वर्ट होते हैं। फिर जब ये मज़ीद नीचे जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है। फिर मज़ीद जब प्रेशर बढ़ता है तो बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होती है, और फिर आखिर में एंथ्रासाइट में कन्वर्ट। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं कोल की। अगर हम इनका कंपैरिजन करें, जो पीट है ये सबसे सॉफ्ट कोल है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कार्बन के मालिक्यूल शुरू में एक दूसरे से दूर हैं, प्रेशर की वजह से वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं ऐसे। फिर मज़ीद प्रेशर बढ़ता है और एक दूसरे के करीब आना शुरू कर दे, मज़ीद प्रेशर बढ़ता है और एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। और जितना ज़्यादा कार्बन के मालिक्यूल एक दूसरे के टाइटली फिट होंगे, जो हार्डनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा हार्ड ये है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ये है, ये स्पॉन्जी है, यानी आप कह सकते हैं इसमें सुराख से होते हैं और ज़्यादा सख्त नहीं होती, और ये हार्ड और ये हार्डेस्ट है। अच्छा, कार्बन जाहिर बात है शुरू में दूर थे, इसमें कार्बन के अमाउंट कम है, इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा है, यानी इसमें 50% ऑलमोस्ट होता है, इसमें 55% और 85% और यहाँ 95%। अगर हम बात करें जब इनको जलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एंथ्रासाइड से होती है, उसके बाद बिटुमिनस से, उसके बाद लिग्नाइट से, उसके बाद पीट से। तो ये आप कह सकते हैं इनकी कैलोरीफिकेशन है कि इनसे कितनी कैलोरीज मिल रही, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो इस शक्ल में पाया जाता है, बिटुमिनस कोल की शक्ल में पाया जाता है। इसकी जो परसेंटेज है वो लेस देन 1% है दुनिया के अंदर। तो ये मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने इनके बारे में जहन में रखने। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर कोल बनता है। वुड से पीट बनेगी, पीट से लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट से बिटुमिनस बनेगी, उसके बाद एंथ्रासाइट बनेगी। अब ये जो कोयला जो आमतौर पर इस शक्ल में होता है, तो इसको अगर हम तोड़ने के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस, या इसको कार्बोनाइजेशन भी हम कह सकते हैं। तो इसके बाद हमें कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे। सबसे पहले अपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को समझना है कि ये होती कैसे है। सबसे पहले हम कोल को एक कंटेनर में रखते हैं, वो एयर टाइट हो, और फिर उसको हम हीट देते हैं। अच्छा, अगर एयर की मौजूदगी में हम किसी चीज़ सॉलिड चीज़ को हीट दे रहे हैं तो वो कंबशन बन जाएगा। लेकिन अगर एयर की एब्सेंस में हम किसी चीज़ को हीट देकर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 500 to 100,000 सेंटीग्रेड तक हम इसको, और जब इसको हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज होके 3 कंपोनेंट बनाते हैं। एक को हम कहते हैं कोक, दूसरे को कोल तार, और तीसरा कोल गैस, और दे आर द सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो कैसे रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर, उसके अंदर ये हमने कोयला रखा, इसको जब हम हीट देना शुरू करें, हीट कितनी देनी है, 5 से 1000 सेंटीग्रेड तक। तो इससे जो बनने वाली चीज़ें हैं, अच्छा फिर इससे निकलने वाले जो आप कह सकते हैं पाइप हैं, उसको हम एक रिजर्वायर के अंदर, जिसमें पानी मौजूद होता है, शुरू में वाटर मौजूद होता है, तो इससे बनने वाले कंपाउंड वो कुछ पीछे रह जाएंगे, उनको हम कहते हैं रेजिड्यू, और कुछ बॉयल करके वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। अच्छा, कुछ गैस की शक्ल में बाहर निकलना शुरू। अब यानी यहाँ 3 लेवल हैं, कुछ पीछे रह गए, कुछ वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, और कुछ यानी गैस की शक्ल में बाहर निकल जाएंगे। जो गैस की शक्ल में बाहर निकलेंगे उनको हम कहते हैं कोल गैस, और जो नीचे पानी के अंदर बैठ जाएंगे उनको हम कहते हैं कोल तार, जो गाढ़े होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे उसको हम कहते हैं कोक। तो हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस है, कोल तार की अपनी है, कोल गैस की अपनी है, कोक की अपनी सिग्निफिकेंस है।
जैसे हम बात करें कोल तार की, जब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आमतौर पे लिक्विड की होती है और ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बुनियाद पे? बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे। यानी हम अब कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो उस लिक्विड के अंदर जो मुख्तलिफ कंपाउंड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर जिस वक्त हम उस लिक्विड को गर्म कर रहे होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हम अगला जो टॉपिक है जो पेट्रोलियम से रिलेटेड, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी क्योंकि उसमें हम वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही करेंगे। तो बहरहाल अभी आपने समझना है कि आमतौर पे जो लिक्विड चीज़ होती है जैसे क्रूड ऑयल वगैरह, उसके हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से चीज़ें अलहदा हो रही होती हैं। तो जब हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 217 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हम चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस करेंगे। जो बेंजीन की सिंथेसिस है वो भी काफ़ी हद तक कोल तार से की जा सकती है। इसी तरह जो हमारे पास कोल गैस है, हम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं कि कोल तार से क्या मिल रहा है। इसी तरह कोल गैस से आप कह सकते हैं CH4 मिल रहा है, आप COH2 हाइड्रोकार्बन की काफ़ी, और ये सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कोक, ये सबसे ज़्यादा आयरन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आयरन को, जो हमारे आयरन ओर्स हैं, जो आयरन की धातें हैं, उनसे आयरन को प्योर करने के लिए हम सबसे ज़्यादा कोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ आप कह सकते हैं प्रोडक्ट हैं जो कोल से मिल रहे हैं, उनके मुख्तलिफ यूजेस हैं। अच्छा, उसके बाद यूज़ ऑफ कोल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 184 बिलियन टन्स हमारे रिजर्वायर्स हैं, और इनमें से जो 80% जो कोल इस वक्त निकल रहा है वो ज़्यादातर ये जो भट्टे वगैरह होते हैं उनमें ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर घरों में इस्तेमाल होता है। हाँ, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो हमारी पावर जनरेशन है वो, पेट्रोल चूँकि महंगा है, कोल फिर भी सस्ता है, तो पेट्रोल से हट के किस पे आए? कोल पे है। तो इसमें सबसे सीरियस जो आप कह सकते हैं एफर्ट्स हैं वो सिंध कोल अथॉरिटी कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ जो कोल डेवलपमेंट के डायरेक्टरेट्स हैं, KPK, बलूचिस्तान के, अभी जैसे CPEC का हमारे पास एक मंसूबा है, तो उसके इर्द बहुत सारे कोल पावर स्टेशन लगाए जा रहे हैं। यानी कोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए क्योंकि ये बनिस्बत पेट्रोल के काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, और इससे जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है उसका जो यूनिट की प्राइस वो फिर भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। अभी हमारे पास जो बहुत सारा पेट्रोल इसी उसमें ज़ाया हो जाता है पावर जनरेशन के लिए। तो बहरहाल ये फ्यूचर की बातें हैं कि हमारी हुकूमत इस बारे में कितना सीरियस एक्शन लेती है कि कितने ज़्यादा पावर स्टेशन जो कोल पे है। वैसे सबसे जो बेस्ट हमारे पास सोर्स है वो तो जिस तरह पानी के जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं वो बेस्ट सोर्स है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस सोर्स को यूटिलाइज़ करें, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि इसके अपने भी ड्रॉबैक्स हैं। ये नहीं कि जो कोल पावर जनरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, नहीं, इसके एक तो ये इतनी भी ज़्यादा सस्ती नहीं, और दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनसे पावर जनरेशन का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो इस वजह से सबसे बेहतरीन सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के, पानी से अपनी एनर्जी को बनाया जाए। तो बहरहाल ये तो एक इजाफी बात आ गई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कोल वाला सोर्स है उसको डिटेल से डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।